अब देखो सबसे पहले अपन ये करते हैं, अपन 10th नंबर का जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट करने वाले थे। इस चैप्टर में देखो जितने भी क्वेश्चन आरपीसी ने पूछे हैं ना, वो मैंने पहले यहाँ पर अटैच कर लिए हैं, ताकि आपको मैं एक बार इसे दिखाऊं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, मेंस में कैसे पूछे हैं, प्री में कैसे पूछे हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने सीधा सीधा, शायद इस साल ही पूछा था ये ना, कि राजकोषीय घाटे का कौन सा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट पूछ लिया। और ये प्रिडिक्ट क्वेश्चन होता है, क्यों प्रिडिक्ट होता है, देखो इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है राजकोषीय, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पर कम से कम शायद लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल 10 बनेंगे। भाई के राजकोषीय घाटा कितना है, कितना का टारगेट रखा, एनके सिंह की जो रिकमेंडेशन थी उसमें कितना टारगेट बोला गया, उसके अलावा अ, राजकोषीय घाटा होता क्या है, ऐसे है ना। उन्होंने सेम डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, ये देखो डायरेक्ट सिलेबस से। फिर उसके अलावा ये क्वेश्चन फिर डायरेक्ट सिलेबस से आ गया, देखो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ऐसे पूछे उन्होंने दो क्वेश्चन पीटी में। उसके बाद में मेंस में इस साल हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर का। 21 में क्या पूछा उन्होंने, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। उसके बाद इन्होंने पूछा 23 में पूछा केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है। उसके बाद में पिछली पीटी में अगला जो सेक्शन दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि जो भी विकास परियोजनाएं हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेंस और प्री के सिलेबस में है ना विकास परियोजनाएं लिखी हुई है, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है प्रमुख विकास परियोजनाएं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखो। और मेंस के सिलेबस में देखो ये लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजना। विकास परियोजना का मतलब है ये वाली जो इसके बाद में जो वाला सेक्शन दे रखा है ना, वो विकास परियोजना पर है, बाह्य सहायता परियोजना की वाली। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो उन्होंने डिट्टो डायरेक्ट ये पूछा है, देखो दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखो इन्होंने पूछा कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड के परियोजना के अंतर्गत मतलब कौन सी संस्था वित्त पोषित कर रही है, तो डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया। ये इस साल पूछा था 23 में। उसके बाद में ये भी बजट से क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला गया। अब ये क्वेश्चन है ना, ये देखो सिलेबस में यहाँ है, तो बेसिक क्वेश्चन था, करंट में न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद में इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये हैंडल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, देखो इसी चैप्टर के क्वेश्चन थे सारे, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब दो पीटी में। उसके बाद में और में ये इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे, और इस साल जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, वो आपको पता ही है कि ये जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वाला पूछा था। ये देखो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये इन्होंने पूछा। तो कुल मिला के हर चैप्टर का वेटेज है, मैं हर चैप्टर के पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको ये एहसास हो कि हाँ इनसे क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इस चैप्टर को समझने से पहले है ना थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। ये जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, ये एक तरह से करंट अफेयर ही है, तो इसमें कुछ अपन को एडिशन एक्स्ट्रा कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे, ताकि क्या होगा, जैसे पूरा आपका कवर हो जाए वो टॉपिक। जैसे प्री के सिलेबस में देखो ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें, या जैसे है ना ये वाला भी कवर हो गया, हल्का फुल्का ये भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ये करंट से जो क्वेश्चन पूछता है वो कवर हो जाएगा। और एक बजट का जो है ना, मतलब बजट से या करंट इको सर्वे से इंडिया की जो क्वेश्चन पूछता है वो भी कवर हो जाएंगे। उसके अलावा मेंस का जो सिलेबस है वहां पर देखो ये इन्होंने लिख रखा है क्लियरली,
राज्य बजट लिख रखा है एकदम क्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब 10 चैप्टर में दिया हुआ, और ये इको सर्वे से पढ़ना होता है, तो ये मतलब इसी को टारगेट करेगा डायरेक्टली, इसी चैप्टर को टारगेट करेगा। आगे वाला भी सेम ये यहीं से पूछेगा, ठीक है ना। ये अपने आप में 10 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा। और ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है इन्होंने, ये सेम लाइन यहाँ पर भी दे रखी है। अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत में राजकोषीय सुधार, मतलब ये इतना कवर हो जाता है अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो। ये तो है बात सिलेबस की, और अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले मैंने एक 9 पेज की एक अपलोड की थी, 18 पेज मतलब दोनों साइड का 9 पेज हो गया। ये मैंने अपलोड की थी, मैंने इसलिए अपलोड की ताकि आपको इंडिया का जो है ना, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, वो संख्या लगभग 10 के आसपास ही होगी, इसमें भी इतने ही क्वेश्चन बनेंगे वो। और आप कैसे इसमें जो फैक्ट्स हैं उनका मेंस में यूज ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसको समझ, इससे आप उनको डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तो ऑथेंटिक है, दूसरी चीज इसमें जो चीजें दी गई है वो एकदम आसान है। लेकिन वो क्या है, थोड़ा समझने का, अगर आप अपन को एक ओवरव्यू हो जाएगा ना ऊपर ऊपर से कि यार इसमें है क्या, तब वो चीज एकदम अपन है ना जल्दी में याद हो जाएगी वो चीज, ज्यादा ऐसे मुश्किल नहीं लगेगा। अब पहली चीज तो ये है, देखो मैंने कल आपको बताया था, योजनाओं को लेके बताया था, पहले इनको क्लियर कर देता हूँ। देखो योजना इसमें दे रखी है संख्या में 140। ये आपका होमवर्क है कि आप है ना इन 140 योजनाओं को रीड करके आओ, क्यों जस्ट रीड करना है। और आप है ना पीवाईक्यू देखते हुए अपने अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए इसमें ऐसे टिक लगाना कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्किल इंडिया पर पूछ सकता है, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अपने डायरेक्ट ज्योग्राफी सिलेबस में तो पूछ सकता है ऐसे। ये कोई मतलब नहीं है, आगे आगे जैसे, है ना, ये यहाँ तक कोई मतलब नहीं है इनका, ये नहीं पूछेगा। ये जैसे पूछ सकता है कि इनके लिए ना एक एक स्कीम आई थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, उसके अलावा गरीब परिवारों को जो एलपीजी कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना वगैरह है, तो वो वैसे ये जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है एलपीजी, इंद्रधनुष गैस ग्रिड, ये है पूर्वोत्तर के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा आप देख लो, ये वाली देखो बहुत न्यूज में रही थी। ऐसे करके ना आप तो 50 योजनाएं आप सिलेक्ट कर पाओगे मैक्सिमम। ये 3-4 पेज ही, ज्यादा नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज है, मतलब दोनों साइड देखो तो 3 पेज या 3.5 पेज हुए हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक टिक करना है, फिर आप उनके आगे है ना उनके फैक्ट लिख लेना है, 4-4, 5-5 फैक्ट लिख लेना, उनसे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछता है ना, वो मतलब सरफेस लेवल का पूछता है हमेशा। राजस्थान से जो पूछता है वो थोड़ा सा डीप जाता है प्री में। और मेंस में भी जो योजना पूछेगा वो इधर से ही पूछेगा। लेकिन वो कौन सी पढ़नी इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो इको सर्वे इंडिया वाला पढ़ेंगे, तब अपन डिस्कस कर लेंगे। ये तो बात हुई यहाँ से लेकर के। आवाज आ रही है मेरी? आ रही हेलो, है सर। यहाँ तक कवर हो गया ये, है ना। अब देखो इसमें 2-4 चीज और दी हुई है कि इसमें एक पेज है इंपॉर्टेंट, केवल ये पेज, कौन सा, ये पहला पेज। अगर आपको मोटा मोटा ये पेज समझ में आ गया, इसका मतलब आगे वो एक स्टोरी वे में दिया हुआ है, मतलब उन्हीं को डायग्राम को घुमा फिरा के दिया हुआ है। बस ये पेज मेरा समझाने का मतलब मेन मकसद है कि मैं ये पेज आपको समझा दूं, फिर आप उनको ऐसे हल्का हल्का भी रीड करोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा गेम उसका, और ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा पूरा। उसको समझने के लिए इस चैप्टर पर आते हैं, और मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूँ एक बार शुरुआत में ना। देखो अब आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा, मतलब है ना, जैसे क्या है ना, जब कोई बजट बन रहा है या बजट में लगभग, जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे बजट कितने लाख करोड़ का होता है। जैसे जैसे अपन को ये नहीं पता होता भाई ये बजट होता कितने का है। लगभग जैसे मैं आपको बोलूं, इस साल का बजट 48 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें जो पैसा आता है, जो बजट में पैसा आता है, वो कौन कौन सी चीजों से पैसा आता है सरकार के पास में, वो मेन रूप से जो पैसा कलेक्ट होता है वो दो तरीके से होता है। ये आपको एकदम क्लियर माइंड रखना है कि दो ही तरीके से होता है। पहली चीज, ये मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा कि दो चीज में कैसे होता है। पहला है राजस्व। अब ये वर्ड आप बहुत बार सुन लिए, लेकिन इनका मतलब इनका मतलब क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा।
एक तो होता है राजस्व, एक पूंजीगत वाला होता है। ये दो मदों से ही सरकार के पास में पैसा आता है। इसमें ज्यादा अपन को पीएचडी नहीं करनी है, मैं एक आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। एक पैसा है राजस्व का, दूसरा है पूंजीगत का। अब देखो राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, पहले तो अपन को इसकी परिभाषा समझनी है। उसके बाद में ये देखना है कि ये वाकई में प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट किया है इस पेज में, वो मैं समझा दूंगा। उससे क्या होगा, अपन को घाटे समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा आपको जैसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, जो मेंस में पूछे थे, कि ये क्वेश्चन पूछे थे ना जो मैं बता रहा था अभी, ये देखो मेंस में पूछा था कि केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है। भारतीय बजट में राजस्व व्यय की प्रमुख मदों को लिखिए। ये तभी लिख पाओगे जब आपको एक समझ होगी कि यार है ना, इसमें राजस्व का मतलब क्या होता है, वो भी एकदम बेसिक से। तब आप है ना, फिर आप उनको भी जैसे याद करोगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब ये तो बात है, जैसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा राजकोष से घाटा वाला, ये भी कवर हो जाएगा। जैसे ये वाला भी समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये काम कैसे करता है। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। बजट हो गया, इसकी दो चीजों से सरकार के पास में पैसा आता है, एक होता है राजस्व, एक होता है पूंजीगत। क्लियर माइंड। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, बजट निर्माण डायरेक्ट लिखा हुआ है सिलेबस में, तो आपको पूछेगा कि सरकार के पास जो बजट प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी दो मदों से या कौन सी मदों से पैसा मतलब वो मतलब आता है जैसे, तो वो आपको बताना कि राजस्व और पूंजीगत। क्लियर माइंड रखना एकदम। अब राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। राजस्व वो चीज होती है, मतलब आम भाषा में जो रेगुलर इनकम होती है सरकार को। रेगुलर इनकम कैसे, यार जैसे अगर इसमें भी देखो दो ही चीज होगी, अगर पैसा आ रहा है तो आय हो जाएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो व्यय हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। आय होगा तो राजस्व, ये बात करेंगे जब खर्चे की आएगी तो व्यय की बात कर लेंगे, और जब पैसा आएगा तब आय हो जाएगा। दोनों में होगा ये, आय हो जाएगा और व्यय हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो आय है वो राजस्व आय वो आय होती है जो रेगुलर इनकम हो, जो सरकार को रेगुलर इनकम होती हो या रेगुलर खर्चा होता हो, वो राजस्व में जाता है। ठीक है ना। अब कैसे, इसको एग्जांपल से कैसे समझे, बेसिक एग्जांपल से। या ऐसे समझ लो कि है ना, मतलब उससे कोई उसको अ, जैसे एसेट्स जो है ना वो सेल नहीं करनी पड़ती, या जैसे है ना कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा बेचनी नहीं पड़ेगी। इसमें अगर इनकम जनरेट करने के लिए, इसमें इनकम जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, तब वो चीज क्या होगी, तब वो चीज क्या होगी, पूंजीगत में जाएगी। जैसे अब इसको आम भाषा में समझो, जैसे मान लो अपन घर पे हैं। अब आपके अगर जैसे चाय पीते ही पीते हैं अपन, अपन रेंट भरते ही भरते हैं हर महीने। या जैसे आप है ना मतलब अ, हर दिन आटा जैसे आप यूज करते हो, मतलब हर जो अपने घर का जो खर्चा है वो से आप मतलब करना ही करना पड़ेगा, वो रेगुलर मतलब खर्चा है आपका, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, उससे कोई आपके एसेट्स जनरेट हो रही है। ऐसे कुछ करते हैं, मतलब जो खर्चे होते हैं ना वो सारे राजस्व आय में आते हैं। अब इसको देश के लेवल पर समझेंगे तो ऐसे समझो, जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है वो रेगुलर बेसिस पे देनी ही देनी पड़ती है, उससे कोई वापस वैसे नहीं मिलता है, मतलब एक सेवा मिलती है लेकिन वैसे कोई अ, वो लाइबिलिटी है एक तरह से। समझ गए। लेकिन पूंजीगत में क्या होता है, जैसे पैसा एकदम से गया या पैसा एकदम से आया तो इनकम हो जाएगा, अगर गया तो वे हो जाएगा। बेसिक एग्जांपल से समझो, जैसे आपने एकदम से अपना घर बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एकदम से पैसा आया है, इसका मतलब पूंजीगत में चला जाएगा। सरकार के स्तर पे कैसे समझोगे, जैसे उसने बीएसएनएल को बेच दिया, ओएनजीसी को सेल कर दिया, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये पूंजीगत में जाएगी फिर, चाहे आना हो चाहे जाना हो। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए, तो वो किस में जाएगा, राजस्व में जाएगा, पूंजीगत में जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं कोई आंसर करो पूंजीगत में जैसे। जरूर देखो। भाई पूंजीगत में जाएगा भाई, एकदम से जो पैसा आया है। अब आप मुझे बताओ, जैसे उसका मैं ब्याज चुकाऊंगा, वापस इंटरेस्ट दूंगा, वो किस में जाएगा। वो सर फिर वो तो राजस्व, हाँ राजस्व राजस्व में में। जाएगा, क्योंकि मैं रेगुलर दे रहा हूँ, रेगुलर हर महीने से मैं उसका ब्याज चुका रहा हूँ। भाई उससे कोई वो नहीं हो रहा ना, मतलब वो तो भाई, आप उस बात को समझ गए ना मेरी को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे उससे कोई एसेट्स सेल नहीं करनी पड़ रही है, मतलब वो तो पैसा आपको उधार वाला वो वापस चुकाना, वो भी एकदम से ही चुकाना है फिर। अब एक एग्जांपल और ले, जैसे मान लो आपने गाड़ी ली, गाड़ी आपने एकदम से ली, तो आपने उसके ऊपर खर्चा किया, व्यय किया, है ना, तो वो किस में जाएगा, पूंजीगत में जाएगा। अब
सरकार के स्तर पर देखो, जैसे मान लो जो टैक्स कलेक्शन होता है सरकार का, वो कौन से में जाएगा, राजस्व में जाएगा, पूंजीगत में जाएगा? आपसे राजस्व में। पूछ, राजस्व में जाएगा। भाई वो एकदम से थोड़ी आता है, वो तो धीरे धीरे आता है। जैसे हर महीने का कलेक्शन होता है, हर महीने का कलेक्शन होता है जीएसटी का, हर महीने डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है। एक मिनट, आवाज आपकी, माइक म्यूट रखो सब, है ना। जैसे भाई सर ये, देर का राजस्व में क्या आएगा सर? वो बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुको दूसरी आप। जैसे एक मिनट, इसको सीक्वेंस वाइज चलने दो, उसके बाद में आप पूछ लेना, वो उसमें बता दूंगा मैं आपको, उसको तो समझ में आ जाएगी वो चीज। जैसे ये राजस्व हो गया। अब इसमें भी दो टाइप से सरकार के पास पैसा आता है भाई, रेगुलर भी दो टाइप से पैसा आ सकता है। जैसे कैसे, कि जैसे एक तो होता है टैक्स, इसमें भी दो ही टाइप है, केवल दो ही टाइप है। एक तो टैक्स से पैसा आएगा, एक नॉन टैक्स से पैसा आएगा। क्लियर? अब टैक्स आपको बताइए, जो टैक्स लगते हैं जैसे जीएसटी, इसमें भी दो टाइप हो गए, फिर अगेन दो टाइप हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये दो टाइप के टैक्स हो गए। नॉन टैक्स में क्या आएंगे, जैसे मान लो जुर्माने हो गए, है ना। ये जैसे ये होते हैं अपने स्टाम्प शुल्क वगैरह होते हैं, जिसमें रेगुलर सरकार को हर महीने से जैसे इनकम होती है, ये सब किस में जाएंगे, नॉन टैक्स में चला जाएगा। और ये जो टैक्स वाला है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चला जाएगा। मतलब आपको इसका बेसिक समझना है, उससे ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। वो जो पूंजीगत वाला है, उसमें क्या होगा, जैसे एकदम से कोई चीज को सरकार ने सेल किया है, उससे जो पैसा, जैसे कई बार अपन बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया, उससे जो पैसा आएगा वो पूंजीगत में चला जाएगा। अब इसको है ना, जितना पढ़ा है तो उसको अपन समझते हैं। सर अब ये वो सरकार, मेंस में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर कैसे लिखेंगे एक सर? एक मिनट रुको दूसरी, आप जल्दबाजी मैं समझ रहा हूँ बात को। एक मिनट थोड़ा तसल्ली रखो आप, देखो चीज है ना, वो पूरी प्रॉपर वे में तो समझने दो एक बार, फिर आप बोल देना चाहिए। जैसे मान लो बजट का सार है, ये एक ही पेज इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ही पेज है ना जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूरा इन्होंने है ना सारा खाका दे दिया, कि हम कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं, कहाँ से हमारे पास कलेक्शन हुआ, सब कुछ पूरा इन्होंने इस पेज में डाल दिया। ये पेज समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब कैसे, अब इसको समझो, यहाँ से देखो, राजस्व प्राप्ति सरकार के पास में कितनी हुई एग्जैक्ट, ये जो 31 वाला डेटा है, ये पूरा है 31 लाख है शायद, है ना, कई 10 हजार 10 लाख 10 लाख 31 लाख करोड़ रुपए इनके पास में आ गया राजस्व प्राप्ति का। अब ये बोल रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति में पैसा हमारे पास आया है ना, ये भी दो तरीके से आया है। एक पैसा आया है कर राजस्व से, जो नेट के सेंटर सेंटर का पैसा, नेट टू सेंटर को जो मिला है कर राजस्व है, क्योंकि उसमें भी दो तीन होता है, स्टेटों को भी मिलता है, सेंटर का भी होता है, इंटीग्रेटेड वाला भी होता है। ये है कर बीन राजस्व है। इन दोनों को आप जब आप ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये सरकार को राजस्व प्राप्तियां हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, पूंजीगत जो प्राप्तियां हुई है उसका पैसा ये रहा। इसमें भी इन्होंने देखो अलग अलग बता दिया कि हमारे पास इतना इतना पैसा यहाँ से आया, ऋणों की वसूली से। अब देखो, ऋणों की वसूली, जो ऋण अपने पहले दिए थे उनसे जो प्राप्त हुए, और जो उधार और अन्य देते हैं, जैसे अपने उधार भी लिया, तो वो भी पैसा एकदम से आएगा सरकार के पास में, तो वो पैसा यहाँ आ गया। ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या किया, एक और चार को ऐड कर दिया, मतलब राजस्व को और पूंजीगत को ऐड कर दिया। ये सरकार के पास में टोटल पैसा आया है, ये कुल प्राप्तियां होगी जैसे, समझ गए। अब कुल वे कितना होगा, भाई वो उतना ही खर्चा करेंगे जितना आया है, जैसे मतलब, है ना, उतना ही तो खर्चा करेंगे ना, तो वो वाला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। ये उन्होंने सेम को सेम डिटो यहाँ लिख दिया। अब ये, अब देखो यहाँ से दो तीन चीज समझनी है। पहली चीज, मैं एक बार यहाँ पोज करता हूँ इस चीज को। ये वाला अपन ने समझ लिया कि टोटल आय कैसे हुई, ये मैंने समझा दिया यहाँ, टोटल वे समझा दिया, ये आ गया। अब राजस्व समझ में आ गया, पूंजीगत समझ में आ गया, राजस्व में क्या क्या चीज आई, मेन फोकस अपन को कर का हो गया और गैर कर का हो गया। रुक जाओ यहाँ पर एक बार, पूंजीगत में ये अपन को समझ में आ गया भाई, उधार का पैसा भी आएगा, ऋण का भी जाएगा, क्योंकि ऋण का अपन ने वसूली की है, तो वो भी एकदम से ही पैसा आया है, और उधार वाला भी एकदम से गया है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, राजस्व घाटा, ये वाला पूछता है। अब इसको आसान भाषा में समझो कि राजस्व से जो प्राप्ति आय हुई है, राजस्व जो वे किया है और राजस्व जो आय हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा। देखो इन्होंने लिख भी रखा है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको डेफिनेशन कहीं मिल जाएगी, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाने के लिए। 10 - 1 कर रखा है इन्होंने, देखो 10 कौन सा है, ये वाला है,
राजस्व खाते पर जिसमें सरकार को प्राप्त हुआ है पैसा, ये राजस्व आय प्राप्त हुई है सरकार को। आय मतलब वो सॉरी वे हुआ है, ये वाला वे हुआ है सरकार को। तो वे माइनस आय, 10 - 1 किया है इन्होंने। एक मतलब ये वाला किया है, ये वाला एक किया है। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसको जीडीपी से निकालोगे तो ये 1.8 है जीडीपी का। समझ गए? अब इसमें क्या है, जैसे एक होता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? 15 - 12। मतलब जो ये राजस्व घाटा होता है ना, इसको 15 माना है इन्होंने। देखो 15 नंबर पे लिखा हुआ है ये। तो 15 - 12, 12 मतलब क्या होता है? पूंजीगत अस्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान। अनुदान का पैसा जो मतलब आपने दे दिया, अब वो वापस नहीं आएगा, ग्रांट के तौर पर दे दिया। तो जो मेन घाटा होता है ना, वो ये माना है उन्होंने। जैसे सही इसको मानते हैं मतलब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अब जो मैन है ना, ये पूछता है जैसे राजकोषीय घाटा वाला, जो क्वेश्चन इस साल भी पूछा था। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लो एक बार आप। यहाँ तक समझ में आएगा आपको? जैसे पूंजीगत राजस्व समझ में आएगा थोड़ा हल्का फुल्का भी, जैसे जितना मैं समझा पाया। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। बाद में देखो एक्सपर्टी तो नहीं, मैं भी इतना एक्सपर्टी नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स को बता पाऊँ। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा उन्होंने घुमाया है क्वेश्चन को। लेकिन ये समझ में कब आएगा? तब जैसे थोड़ा और देखते हैं अपन उसको, है ना। एक मिनट। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा में जैसे ना उधार का पैसा जो है ना, वो जैसे इसमें क्या लिखा, पहले लिखा है नो, नो माइनस लिखा है। नो का मतलब लिखा है कुल वे, कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो इन्होंने लिख दिया नो। लेकिन आय में सारी आय को नहीं जोड़ा। जो उधार वाली आय है ना, उसको इन्होंने काउंट नहीं किया। ये देखो 1 + 5 + 6, 1 5 + 6, ये उधार वाला है ना, ये इन्होंने काउंट नहीं किया इसमें। और इससे जो फॉर्मूला निकलेगा ना, ये वाला ये निकलेगा। अब इसको आप है ना, अब जब जब भी आप राजकोषीय घाटा की कहीं पर भी परिभाषा पढ़ो ना, तो ये वाला इंप्लीमेंट करके देखना, और फिर उसके बाद आप मुझे डाउट पूछना। ये वाला इंप्लीमेंट करके देखना, फिर डाउट पूछना। इसको आप खुद रीड करना एक बार। और प्राथमिक गाथा में देखो क्या होता है। प्राथमिक गाथा भी सेम ही वही चीज है जो राजकोष, जैसे प्रबल राजस्व घाटा कैसे निकला, राजस्व घाटा से निकला। सेम राजकोषीय घाटा से ही ये प्राथमिक घाटा निकलेगा। कैसे? कि राजकोषीय घाटा देखो 17 - 11। 11 क्या है? ब्याज भुगतान। क्योंकि ब्याज का पैसा तो है ना, मतलब आपको भाई जो आपने उधार लिया है उसका ब्याज तो आपको रेगुलर वे में चुकाना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल घाटा माना जाता है ना, मतलब जो वो ये वाला हो गया ये। अब इसमें समझने की बात ये थी कि सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, और ये चारों घाटों है इनको मतलब एक प्रैक्टिकल में कि देखो यहाँ से कैसे इस स्क्रीन से मतलब जितने इसमें डेटा लिखे हुए हैं उनको समझने में आपको मोटी मोटी हेल्प। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इनकी तो सीधी डेफिनेशन पूछेगा। वो परिभाषा आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएगी ऑथेंटिक सोर्स पर, जो भी आप है ना वो जैसे ये क्वेश्चन पूछा था ना इन्होंने, ये भी कोई एनसीईआरटी से पूछा था उन्होंने, वो डायरेक्ट लैंग्वेज को उठाया था। अब उसको समझोगे तो वो आसान भाषा में आपको ये चारों समझ में आ जाएंगे। फिर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछना ये। और जो ये डेटा है ना, इसमें ये पूछता है और केवल ये पूछता है, ये दो ही पूछता है केवल। उसमें भी 1.8 और 4.9, ये ऊपर वाला डेटा भी नहीं पूछता कभी। ये पूछता है ये जीडीपी, मतलब जीडीपी से उसका वो गाठा निकाले ना, वो कितना, जैसे मान लो 100 जीडीपी है तो 4.9 जीडीपी का है, 4.9% वो राजकोषीय घाटा है। जीडीपी रेशियो है ये घाटे का। ये दोनों डेटा आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना वो, ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ केवल इतना ही पूछेगा, राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, चारों गांठों की डेफिनेशन पूछ लेगा, और वो दो डेटा पूछ लेगा। उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। फिर अगला जो पूछेगा, वो वो जो चीज पूछेगा वो कुछ फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या है? जैसे 2003 में एक एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट बोलते हैं इसको। वो एक्ट आया था, उस एक्ट में कुछ बातें उन्होंने बोली कि ये अपना जो गाठा है उसको कम करने के लिए भाई इतने साल तक का उनको एक वो दे दिया, टारगेट दे दिया। जैसे 2008-9 का इनको टारगेट दिया है। जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी के बाद में, या जो एफआरबीएम एक्ट आया था, उस एफआरबीएम एक्ट के बाद में जब ये लागू हुआ 2004 में, तब उन्होंने 8-9 तक टारगेट दिया कि जो राजकोषीय घाटा है वो 3% तक लाना है।
और जो राजस्व घाटा है वो 0% तक लाना है, और हर साल 0.5% कम करते हुए लाना है 4 से। लास्ट टारगेट होना चाहिए 0%। और जो ये वाला है 3%, ये 0.3% कम करते हुए लाना है। एक तो ये डेटा याद रखना था, मतलब जैसे मेंस वगैरह के लिए। फिर उसके अलावा, फिर उस टारगेट में ये अचीव नहीं कर पाए टारगेट, फिर उसको रिवाइज्ड, एक एनके सिंह की कमेटी बैठी, उसके बाद उसको रिवाइज करके 2023 तक का टारगेट उन्होंने ये कर दिया कि राजकोष को तो करना है 2.5%, और ये करना है 0.8% राजस्व घाटे को। ऐसे करके ये थोड़ा सा गणित, मतलब आपको थोड़े बहुत फैक्ट याद करने पड़ते हैं, हल्के फुल्के। उसके अलावा एक जैसे लोन वगैरह का, ये चलो मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। मतलब इसमें मोटी मोटी जो गणित थी वो तो ये वाली है। अब जो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ये स्टेट का है। जैसे ये जो चैप्टर है इसमें इन्होंने स्टेट का पूछा है। स्टेट में क्या पूछा है कि जैसे राजस्व घाटा है, वो देखो जो अभी अपने बात की कि जो राजस्व से व्यय हुआ और राजस्व से जो आय हुई, उसका जो डिफरेंस है वो ये वाला है। राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछेगा, और राजकोषीय घाटे वाले में ये घाटा है जो स्टेट की जीडीपी का 3.76% है। बस ये दो डेटा पूछेगा, आपको दो डेटा याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार को राजस्व जो प्राप्तियां होती है, जो मैंने बताया कि राजस्व प्राप्ति में कौन कौन सी चीजें आएगी, स्टेट को कौन कौन सी आती है, वो चार तरीके से पैसा आता है क्लियरली। जैसे अभी एक भाई पूछ रहा था कि राजस्व में क्या, जैसे स्टेट वाला देखो उन्होंने, जैसे जो इस बार जो क्वेश्चन है ना वो सेंटर का पूछा है, इन्होंने वर्ड यूज किया, देखो केंद्रीय सरकार। एक जैसे भाई स्टेट गवर्नमेंट को है ना, कहाँ कहाँ से राजस्व प्राप्तियां होती है, तो उसका आंसर तो होगा ये चार। जैसे राजस्व प्राप्ति हम पूछ ले, जैसे अगली बार पूछ ले, क्योंकि राज्य बजट डायरेक्ट लिखा हो तो पूछ लेगा कि राजस्व राजस्थान को, या जो राज्य को राजस्व जो प्राप्तियां हुई है वो किन किन चीजों से जैसे प्राप्त होती है, कौन सी मदों से प्राप्त होती है, तो ये चार आंसर लिखने हैं। और इसका पीटी में ऑर्डर भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है। ये ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे है ना। ये शायद मैंने इसमें, ये देखो क्वेश्चन बना रखा है कि ये इस ग्राफ में देख लेना आप, यहाँ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये हो गया। और ये देखो कुल प्राप्तियां इन्होंने लिखी, राजस्व प्राप्तियां और गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां, ये टोटल मतलब प्राप्तियां हुई सरकार को। इसमें क्या है ना, उदय योजना का थोड़ा सा ये है कि उदय योजना को इन्होंने, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल इसमें इतना याद रखना है कि राजस्व जो प्राप्तियां हुई वो कौन सी चार मदों से हुई, ये एकदम क्लियर याद होना चाहिए। ये पूछता है, इसका ऑर्डर पूछता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्व प्राप्ति कितनी हुई टोटल, मतलब कितने लाख करोड़ हुई, तो ये वाला याद रखना है। उसके बाद में फिर डायरेक्ट घाटा याद रखना है कि घाटा कितना हुआ स्टेट का, तो ये 3.76 है। बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ ये वाला मैंने बता ही दिया। फिर ये कोई मतलब नहीं, इनको ग्राफ में दर्शाया है। ये राज्य कम पूछता है, जैसे है ना ये प्रभावी राजस्व घाटा स्टेट का नहीं पूछता है। एक जैसे है ना, मतलब अपन यूज करने के लिए कर सकते हैं कि जैसे है ना, हर चीज को जीडीपी से, जीडीपी को होता है ना भाई, उससे कितना परसेंट पैसा जैसे टैक्स से आया, जैसे जिसको बोलते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो, ऐसे कुछ डेटा है ना वो याद रखने होते हैं। मैं उनका एक पेज बना दूंगा ताकि वो डेटा ये आप याद करो। जैसे देखो एग्जाम्पल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट वो है। अब इसमें है ना, ये घाटी लिख दी चारों इन्होंने, इनके पॉइंट्स में ये आंसर लिख दिया भाई कौन कौन सा कितना है। अब जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई एफआरबी में 2005 लिखा है। हाँ, ये एफआरबी में जो एक एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसका आंसर 2005 क्यों है, देखो यहाँ इन्होंने राजस्थान सरकार लिखा है, मतलब केंद्र सरकार ने तो 2003 में बनाया था ये, लेकिन इसको राजस्थान सरकार ने इम्प्लीमेंट है ना वो 2005 में किया था। मतलब हर हर स्टेट गवर्नमेंट को भाई थी कि भाई आप इसको यूज कर लो। यूज करोगे तो क्या होगा कि आपको आसानी होगी चीजें, मतलब है ना भाई, हम जब आपको लोन दें या आप जब बाहर से जब लोन लोगे तो उसमें आपको रियायतें मिल जाएगी, रियायत मिल जाएगी, इसलिए ये है ना। इसके बाद में ये वाला हो गया है ना, कहाँ तक आगे थे अपन। हाँ, मैं आपको बता रहा था टैक्स जीडीपी रेशियो। देखो इसमें कुछ डेटा अपन को याद रखना होता है, कुछ डेटा याद रखना होता है जो आपको काम आएगा किसमें, मेंस के आंसर राइटिंग में, या जैसे है ना आपको पीटी में पूछ सकता है वो।
ये पूरी गणित नहीं पूछेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा, ये चीजें नहीं पूछता है। ये मैंने ऐसे लगाई ताकि आप एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछेगा, जैसे टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है भारत का, तो ये 11.8% है। ये डेटा याद होना बहुत जरूरी है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। और इसमें भी ये पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स से कितना परसेंट पैसा आता है, इनडायरेक्ट से कितना आता है। मतलब जीडीपी अगर 100 है तो उसका जैसे वो रेशियो निकालोगे तो वो जैसे 5% तो है इसका इनडायरेक्ट का, और 6.8% है डायरेक्ट का। अब कई बार ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, इनडायरेक्ट से ज्यादा पैसा आता है या डायरेक्ट से आता है, तो ये सब चीजें यहाँ से देखनी है। बाकी इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें वो उन्होंने वैसे दिखा रखी है। ये तो बात हुई यहाँ तक, इसको तो सिर्फ काट दो, कोई मतलब नहीं है ना सेंटर वाला तो। ये केवल एक समझने के लिए था। अब अपने वाले इस पर आ जाओ वापस। यहाँ तक बता दिया, आगे चलते हैं। अब ये वापस इन्होंने स्टोरी बता रखी है भाई, कैसे प्राप्तियां हुई, क्या उसकी ट्रेंड रहा, ये सब चीजें दे रखी है। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्कीम वार बजट का जो प्रीव्यू हुआ, बजट का जो खर्चा हुआ वो 2023 में जो मतलब खर्चा किया पिछले वाले, वो कौन कौन सी मदों में कितना हो पाया, वो ऑर्डर दे रखा है, ये पूछता है एग्जाम में। इसके साथ मैंने ट्रिक, इसमें ना मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है, फिर भी 4 तक याद कर लेना इसको, है ना, ये वाला। उसके बाद में ये है स्कीम वार बजट के अंतर्गत वर्षवार वे दे रखा है। इसमें शायद क्या दे, कंफ्यूज हो गई क्या चीज है, एक मिनट। ये तो आवंटन है, ये आवंटन है कि इतना पैसा आवंटित किया गया, और ये पैसा उन्होंने खर्च किया। इन दोनों में डिफरेंस देखना। ये तो मतलब सरकार ने आवंटित किया भाई आप इतना पैसा खर्च कर लेना, फिर उन्होंने खर्च कितना किया, वो ये डेटा दे रखे हैं। ये इसको, इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन इसमें ना 4 तक पूछ सकता है, 4 ऑर्डर तक आपको पता होना चाहिए, तो इसकी कोई ट्रिक आप बना लेना। मतलब है ना, ऐसा पूछेगा कि स्कीम वार सरकार ने स्कीम वार बजट के अंतर्गत जो वर्षवार व्यय किया, या तो वर्षवार व्यय आएगा, या मदवार आवंटन जो हुआ वो, मतलब आवंटित और व्यय दोनों का डिफरेंस को आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ से स्टार्ट होती है बाह्य सतत परियोजना, जिसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। इसमें ये बाहर से सहायता करके वो कौन सी संस्था है जो इसको वित्त पोषित करती है, इसको याद रखना है। ये 13 इसमें दे रखी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो है, जो इस साल ऐड हुई है, जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना मतलब बनता है, कंफर्म पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, अगर पूछेगा तो। क्योंकि एनर्जी पे क्वेश्चन पूछता है, एनर्जी वाला क्वेश्चन इनको मिल गया। एक वन पर क्वेश्चन पूछता है तो ये वन वाला भी मिल गया इनको, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफी वाले में भी लिखा हुआ है सिलेबस में, और साइंस में भी लिखा हुआ है वानिकी प्री के सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो राजस्थान विभाग की जो वन विभाग की जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें इसका जिक्र कर रखा है पहले दूसरे पेज पर, तो इसलिए ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंस का कारण ये है क्योंकि मेंस के जो सिलेबस है, ज्योग्राफी सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है वर्ड। तो बायोडाइवर्सिटी में जो करंट है वो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला, एक योजना और है जिसमें जायका हेल्प कर रही है, ये एफडी वाला हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों आप अच्छे से देखना, और बाकी सारे ये 13 देखने ही हैं जिनमें मतलब ये तो आपको याद होगा, है ना। अब याद कैसे करना है, जैसे देखो जो शहर शहर की चीजें है ना, उनमें सब में एडीबी हेल्प कर रहा है। जैसे देखो यहाँ शहर वर्ड लिखा है, तो एडीबी हो गया। ये नगर है, मतलब सिटी की बात आ गई तो एडीबी हो गया। ये नगर वर्ड आ गया तो एडीबी हो गया। अब जब भी बात अगर वी की बात है, विकास की बात है ना, तो वर्ल्ड बैंक होगा, वी से वी। अब देखो इसमें निवेश है तो वापस एडीबी कर देना, निवेश है तो एडीबी कर देना, विकास आ गया इसका मतलब वर्ल्ड बैंक। फिर देखो जल की बात है तो जैसे जय जायका, तो ये जायका वाला कर देना। जल क्षेत्र में अब आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, रेगिस्तान वाला, है ना। इसको एनडीपी हेल्प करता है, नेशनल मतलब उससे याद कर लेना, है ना, नेशनल डेजर्ट पार्क है ना, उससे कुछ ऐसे कर लेना, या कुछ भी एक डेजर्ट से याद कर लेना, मतलब लिंक कोई बात को करके, है ना। रेगिस्तान वाले में एनडीपी है। फिर ये दो अलग से याद होगी। फिर देखो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, अब देखो वी आ गया वापस वित्तीय, तो इसमें वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। फिर वापस जल वाला आ गया तो वापस जाएगा हो जाएगा। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना तो वापस वर्ल्ड बैंक, देखो बै है, वै को बै कर लो एक बार, तो ये वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। फिर वापस ये दोनों आपको अलग से याद करेंगे।
ऐसे करके ये 13 परियोजना आपको याद होनी चाहिए कि इसको कौन सी संस्था वित्त पोषित करती है। अगर आपको ईयर याद है तो भी ठीक है, क्योंकि देखो इन दो का तो ईयर एकदम क्लियरली याद रखना। इसका 2026 है, इसका 2028 है, क्योंकि ये नया ऐड किया है। और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोनों में दे रखा है, प्री और मेंस में। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इनके बारे में, सबके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, कोई बताने की चीज। अब जैसे इनमें क्या होता है ना, जो सबका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये क्यों स्टार्ट हुई है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जल क्षेत्र वाली है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ लिख रखा है कि परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य करवाकर जल उपयोगिता में सुधार लाना और कृषि की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना, किसानों की आजीविका में। ये जो लिखेगा ना, उसको देखो नंबर मिलेगा। उसके अलावा जैसे इसमें भी यही दे रखा है। इनमें कोई मतलब बताने की कोई बात नहीं है ना विशेष। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सार्वजनिक, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। और ये बजट से एक तरह से लिंक है भाई। भाई उसमें कैसे वित्त पोषित करना है, कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, इन चीजों में हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, वे और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना। ये डायरेक्ट सिलेबस में राज्य बजट या विकास परियोजना कैसे, बजट में जो चीजें हैं वो राजकोषीय वाला, उस ढांचे को मजबूत करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में जैसे। और उसका दूसरा कारण ये भी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी देखी है ना, वहां पर वर्ल्ड बैंक का जिक्र है। तो वर्ल्ड बैंक से जितनी भी चीजें न्यूज में है राजस्थान में, इको सर्वे में दे रखी है, वो सारी इंपॉर्टेंट है, उनको एक जगह कर लेना। शायद 4 या 5 स्कीम है, वो मैंने कर रखी है, मैं दिखाऊंगा आपको भी। उससे क्या होगा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक है ना, वो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था। कैसे पूछा, जैसे 21 का आप पेपर देखो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना में कौन सी संस्था वित्त पोषित कर रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, उसमें वर्ल्ड बैंक था। ये क्वेश्चन पूछना लाजमी था। उसका कारण ये था क्योंकि वर्ल्ड बैंक, देखो आईएमएफ तो वैसे हेल्प नहीं करता, डब्ल्यूटीओ का कोई है नहीं, 3 ही संस्था दे रखी है, तो वर्ल्ड बैंक बची। तो वर्ल्ड बैंक की चीजें ना, मतलब पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। एक वो पेज खुलने में टाइम ले रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मैंने एक साथ की थी कि जो भी वर्ल्ड बैंक से, जहां जहां भी वर्ल्ड बैंक का जिक्र है ना, पूरी इकोसिस्टम में उनको अलग निकाल लो, मतलब उसका एक अलग पेज बना लो जिसमें और उनका ऑब्जेक्टिव पता हो, उनको कौन मतलब वित्त पोषित, तो वर्ल्ड बैंक पता है, उसका ईयर भी पता हो भाई, ये कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी। जैसे ये 2025 तक, तो ये पता होना चाहिए, जैसे 18 से लेकर 25 तक पूर्ण की जानी है। और इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि राजस्थान में वित्तीय, स्वास्थ्य, जवाबदेही एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जो भी इन्होंने लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद में ये जो है ना, ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पीटी में ऐसे पूछेगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, कौन वित्त पोषित कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कितने जिले शामिल है, तो ये 13 जिले। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर अगर थोड़ा सा टफ बनाया ना क्वेश्चन, फिर उसके बाद में ये पूछेगा यहाँ से, रामगढ़ विस्तारी 1, बैसरोडगढ़, केवलादेव, बिसलपुर, उमेदगंज, मुकुंदरा, इनमें ही ये क्रियान्वित की जा रही है। ये पूछ सकता है कि कौन से जो रिजर्व है उसके अंदर ये नहीं चल रहा है, ये सेंचुरी में नहीं चल रही है। ये टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और वित्त पोषित करने वाले क्वेश्चन 3, और चौथा इसका ऑब्जेक्टिव। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ज्योग्राफी के सिलेबस में जैव विविधता वर्ड लिख रखा है। जैव विविधता से संबंधित, जैसे मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी वन विभाग की, उसमें केवल 2 ही स्कीम दे रखी है, एक तो ये और एक और है जायका की। उसका भी नाम भी यही है, वानिका कुछ ऐसे, वानिकी जैव विविधता करके ही है, कुछ थोड़ा सा चेंज है केवल। बस ये पूछेगा।
यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब यहाँ को समझाने वाली कोई चीज थी नहीं, मतलब बेसिक था ये, है ना। फिर उसके बाद में सार्वजनिक निजी सहभागिता है ना, इसको समझने के लिए ये पूरा देखो यहाँ तक दे रखा है इन्होंने। इसको समझने के लिए मैं एक पेज बनाया था मैंने, उससे समझाता हूँ मैं ये चीज। जैसे विकास परियोजना वाला ये रहा, देखो मैं आपको बता रहा था अभी, ये बात बोलना चाह रहा था। कैसे, जैसे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है, ये एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना, ये पता होना चाहिए। द्वितीय बांध पुनर्वास सुधार परियोजना पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये उसमें दे रखा है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। तो ये चार ही संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रही है राजस्थान में। तो ये मैंने एक पेज में किया, उसका कारण ये था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता था 2 नंबर का, इसलिए मैंने इनको एक साथ कर दिया। और देखो सब योजनाओं को अटैच किया। इसमें केवल इतना ही याद रखना है कौन सा ईयर है और क्या ऑब्जेक्टिव है, बस ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए सबका। और लगभग का है ना, एक ही कंक्लूजन तैयार कर लो, जैसे क्योंकि वो सबका अलग अलग नहीं पढ़ सकते, कि उक्त विभिन्न परियोजना के माध्यम से, उस परियोजना का नाम लिख देना यहाँ। उस परियोजना के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। यह प्रक्रिया राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगी। जैसे कंक्लूजन फिक्स कर लिया माइंड में पहले से ही, या कोई और भी कर सकते हो वो, मतलब अलग अलग। इंट्रोडक्शन में क्या, जैसे राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजना, अब देखो इनमें मेन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को ही मजबूत करना है मेनली। परियोजना की वित्तपोषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं दानदाताओं से ऋण वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। ये संस्था जो भी पूछे उनका नाम अटैच करो, फिर वो उसका उद्देश्य अटैच करो और फिर आगे बढ़ जाओ। ये इंट्रो और कंक्लूजन पहले से तैयार हो आपके पास, ठीक है। अब जो ये पीपीपी वाला मॉडल है तो 2 पेज, मतलब उस उन सारे पेजों को मतलब कंबाइन करके, ताकि वो समझ में आ जाए। इसको आज करें या शायद कल कर लेंगे, क्योंकि अभी 6 मिनट ही बाकी है, फिर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सीधा 10 नंबर का बनेगा। तो पूरा पूछेगा आपसे, पूरी चीज पूछेगा एक पेज का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, जो इन्वेस्ट सबमिट हुई थी ना, 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट सबमिट हुई थी 2022 में। ये क्वेश्चन पीटी में पूछने लायक था और इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन बनना तय था, लेकिन वो आया नहीं क्वेश्चन। लेकिन 2018 के पेपर जब आप खोलोगे तो उसमें रिसर्जेंट राजस्थान पे क्वेश्चन